नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम NCERT साइंस फिजिक्स में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम दर्पण के सामने या किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में हमारी या उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है। उसी आकृति को बोलते हैं प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। अब इनमें से हम एक एक के बारे में देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है कि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चलना प्रारंभ करती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपस में किसी बिंदु पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दो कंडीशन बनता है। परावर्तन के पश्चात किरणें या तो वास्तव में आके किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार का हो जाता है। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर आके मिल रही हैं तो वहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर रखा गया है एक वस्तु। एक किरण यहाँ से आई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ से मुख्य फोकस से होकर चली गई। फिर दूसरी किरण एक जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। वास्तव में ये प्रतिबिंब बनाने का नियम है। इसको आप लोग को आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे है। बाकी और डिटेल से आपको आगे बताया जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जब वास्तव में मिलती हैं, जैसे यहाँ से जो किरण आया परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर जा रहा है और ये किरण जो है परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। तो परावर्तन के पश्चात ये किरण और ये किरण दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी पर बनता है प्रतिबिंब। और इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना है इसे हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस आधार पर आप वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन अगर हम आभासी की बात करें तो यहाँ से हमने एक उत्तल दर्पण का उदाहरण लिया है। तो इसमें एक किरण ये है आपका, यहाँ से परावर्तन के पश्चात चला गया, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिंदु F से होकर बिंदु F से होकर आ रहा है। वास्तव में किरण हम खींचे इधर से हैं, इसलिए अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किरण ऐसे गया और यहाँ से अब इसको देखेंगे तो लगेगा कि फोकस से होकर आ रहा है। तो ये किरण फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है और उसके बाद ये वक्रता केंद्र की ओर जो किरण जा रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बना है, चूँकि किरणें यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
अगर आप इसमें देखेंगे तो परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में यहाँ पर मिल रही थी, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन अगर किरणें मिलती हुई एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये तो आपका है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब परावर्तन के पश्चात अगर किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर किरणें वास्तव में मिल नहीं रही बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उसे आप पर्दे पर बना सकते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है, चूँकि ये वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर तो नहीं बना सकते, लेकिन इसका आप फोटो बना सकते हैं। तो ये आपका है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। पहले आप लोग को बता देते हैं कि दर्पण और कांच में क्या अंतर होता है। दर्पण, तो दर्पण को जिसको आप लोग सामान्यतः शीशा कहते हैं, हम अपना चेहरा देखने में यूज करते हैं, और कांच जो होता है उसको भी आप शीशा कहते हैं। लेकिन आज से आप जान लीजिए कि दर्पण और कांच में अंतर क्या होता है। कांच क्या होता है? कांच जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे घरों में खिड़कियों में लगे होते हैं या कहीं किसी गाड़ी में लगे होते हैं, सब कांच होता है। लेकिन दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण आप उसी कांच को कहेंगे जिसके एक तरफ कलई रहेगा या पेंट रहेगा। मतलब कांच जो होता है उसमें कोई कलई या पेंट नहीं होता है, जबकि दर्पण जो होता है उसके एक साइड पर क्या रहेगा? या तो पेंट किया रहेगा या कलई किया रहेगा। तो ये दर्पण और कांच में अंतर होता है। कांच जिसमें किसी भी सतह पर पेंट या कलई नहीं किया होता है, जबकि दर्पण ऐसा कांच होता है। दर्पण भी आपका एक कांच ही है, लेकिन दर्पण ऐसा कांच होता है जिसके एक सतह पर कलई या पेंट किया होता है। अब आप देखेंगे कुछ मोटे भी कांच होते हैं, कुछ पतले भी कांच होते हैं, तो कांच के अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन सामान्यतः कांच और दर्पण में अंतर यही है कि कांच में कोई पेंट या कलई नहीं होता है, जबकि दर्पण में एक साइड पर कलई या पेंट किया होता है। तो अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण आपका हो जाता है ऐसा कांच जिसका एक सतह कलई युक्त होता है। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर और समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर। अब हम पहले गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट है, गोल। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग जिसका एक तल पर कलई किया होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। जैसे यहाँ देखिए हमने दो गोला बनाया है। अब अगर इसको हम काटें, क्योंकि गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग। तो अगर आप इसको काटेंगे, जैसे यहाँ से हमने काट के निकाल दिया, तो जब आपका इतना काट के निकल जाएगा तो ये आपका जो बचा है,
अब आप ये देखेंगे तो इसके बाह्य तल पर इधर कलई किया हुआ है, जबकि अंदर वाला सतह कलई नहीं है, तो उसको बोलेंगे परावर्तक तल। उसी प्रकार इसको देखेंगे तो अगर यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं तो ये भी आपका देखिए गोले से ही प्राप्त हुआ है। ये आपका एक दर्पण है और यह भी आपका एक दर्पण है। चूँकि दोनों गोले से प्राप्त हुआ है इसलिए इसे गोली दर्पण कहते हैं। ये आपका जो होता है इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और जो दूसरा है इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। अच्छा, ऐसा क्या होता है? देखिए, अगर आपका गोला है तो कलई या तो बाहर होगा या फिर अंदर होगा। तो कलई के आधार पर गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का हो जाता है। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? अवतल, अवतल का अर्थ ही होता है कि दबा हुआ। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका देखिए उभरे हुए भाग पर कलई किया गया है या पेंट किया गया है, जबकि जो दबा हुआ है उस पर कलई नहीं है, तो वहाँ से प्रकाश की किरण वापस जाएगी। और दूसरा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये इस प्रकार आपका जो गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का हो जाता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है, और उत्तल दर्पण का मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। अगर आप इसको याद देखिए, अक्सर कन्फ्यूजन भी होता है कि किसमें उभरा हुआ तल परावर्तक रहेगा और किसमें दबा हुआ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। इनमें से एक दबे हुए पर रहता है परावर्तक तल और एक उभरे हुए पर रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिलाइए, उत्तल में देखिए आपका ऊ आ रहा है और उभरा हुआ में भी ऊ आ रहा है, तो ऊ वाला मिला दीजिए, माने उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये उभरा हुआ तल आपका परावर्तक है और दबे हुए तल पर कलई किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे आपको कन्फ्यूजन हो गया कि उत्तल दर्पण की परिभाषा बताना है और आपको नहीं याद हो रहा है कि कौन दबा हुआ तल है या उभरा हुआ, तो उत्तल में आपका ऊ आ रहा है। अब सोचिए आप दबे हुए में ऊ आ रहा है कि उभरे में? तो उभरा में ऊ आ रहा है, तो उत्तल में उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। तो इस हिसाब से जब आपका उत्तल का क्लियर हो जाएगा तो अवतल का अपने आप हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उसके बाद हम